नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की चौथी विधानसभा भंग, नवगठित विधानसभा के लिए बंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। होली के बाद होगा राज्य में नई सरकार का गठन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार। देहरादून से दिल्ली तक नेताओं की कवायद हुई तेज। अब विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। उत्तराखंड में फूलदेई लोक पर्व का आगाज। फूलों की टोकरी लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे बच्चे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पर बीजेपी के हमले हुए तेज। अनुकृति गुसाई की हार पर दिलीप सिंह ने साधा निशाना। कहा, विश्वसनीयता खो चुके हैं रावत। देहरादून नगर निगम में पार्षदों ने किया हंगामा। करणपुर में सरकारी जमीनों पर कब्जे का पार्षदों ने किया विरोध। निगम की जमीनों पर भूमाफिया के अतिक्रमण से पार्षद नाराज। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का विघटन हो चुका है। इसी के साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में 14 मार्च 2017 को गठित की गई चौथी विधानसभा को 11 मार्च 2022 से विघटित कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य की 5वीं विधानसभा के लिए 14 फरवरी को चुनाव हुए थे और परिणाम 10 मार्च को आ चुका है। इन चुनावों में भाजपा ने 47 सीटों और कांग्रेस ने 19 और अन्य ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। संभावना है कि राज्य में नई सरकार का गठन होली के बाद होगा। तो वहीं इसी के साथ ही उत्तराखंड की नवगठित विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर चुन लिए गए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ और नवनिर्वाचित विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर ही नए विधायकों को शपथ दिलवाते हैं। तो वहीं विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद उत्तराखंड की सियासत पर भाजपा और कांग्रेस में कसरत जारी है। चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर चुकी भाजपा में जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासी माहौल गरमाया है, तो वहीं कांग्रेस में हार के लिए कुर्बे की कलह अब सामने आने लगी है। बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जहां दौड़ भाग जारी है, तो मुख्यमंत्री को लेकर सियासी चर्चाओं के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों देहरादून में डेरा डाले हैं, जबकि भाजपा के कई नेता दिल्ली में डटे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार होली के बाद यानी 19, 20 या फिर 21 मार्च को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। हालांकि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला हाईकमान को ही करना है। जसपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने जीत का परचम लहराया, जिसके बाद विधायक आदेश चौहान ने शहरवासियों के साथ फूलों की होली खेलकर जीत की खुशियां मनाई। इस मौके पर भारी संख्या में लोग उनकी खुशी में शामिल हुए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि मेरी नहीं, जनता की जीत है। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां नगर निगम की बेशकीमती जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर पार्षदों ने नगर निगम में नारेबाजी करते हुए धरना दिया। नाराज पार्षदों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का कहना है कि निगम क्षेत्र की जमीनों पर भूमाफिया धड़ल्ले से कब्जे कर रहे हैं और इसमें निगम के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। करणपुर क्षेत्र में निगम की 4 बीघा जमीन है, जिस पर भूमाफियाओं की नजर है।
इतना ही नहीं, इस भूमि पर बाकायदा निगम की मिलीभगत से हाउस टैक्स भी लगा दिया है। पार्षदों का कहना था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की निगम की भूमि पर भी भूमाफियाओं की नजर है। पार्षदों की मांग है कि जल्द ही निगम की जितनी भी भूमि पर कब्जे हैं उसे खाली कराया जाए। साथ ही जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस गड़बड़ झाले में शामिल हैं उन्हें दंडित किया जाए। बहुत समय से जब से चुनाव का विकल्प हुआ है तब से जो है कई वार्डों में बहुत जोर शोर से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। इसी संदर्भ में ये अपना करणपुर में 4 बीघा जमीन थी जिस पर हाउस टैक्स लगा दिया गया है। हम लोगों का ये मांग थी कि इसमें बिना जब नगर निगम की भूमि है तो इसमें हाउस टैक्स किस आधार पर लगाया गया। पार्षदगण के द्वारा कुछ भूमि के प्रकरणों से संबंधित शिकायत नगर निगम में कुछ समय पूर्व दी गई थी और जो उनके द्वारा बताया गया उन प्रकरणों पर भूमि विभाग द्वारा उसमें जांच करके कार्रवाई भी की गई है। और इसके अतिरिक्त एक भूमि में अनुचित तरीके से हाउस टैक्स जमा होने की मैटर को भी उनके द्वारा यहाँ बताया गया। उसमें पूर्व में भी पुलिस को सूचना दी गई थी। लगातार जो धरना प्रदर्शन है उसके माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। अधिक अपडेट के साथ देहरादून से सहयोगी यशराज आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, देखिए, देवभूमि उत्तराखंड कही जाती है और स्पेशली देहरादून इतना बड़ा हब है टूरिज्म के लिए, लेकिन वहां की बेशकीमती जमीनों को लगातार जो अतिक्रमणधारी हैं उन पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं और कई जमीनें ऐसी है जो बिना किसी कागज के आज उनके अधीन है और इसी को लेकर पार्षद धरने पर बैठे हैं। क्या फिलहाल अपडेट आपके पास? बिल्कुल जैसी देहरादून की स्थिति काफी खराब लग रही है क्योंकि यहाँ पर बेशकीमती जमीन पर लगातार कब्जे हुए और जब यहाँ पर कब्जा होता है तो नगर निगम को भी इसकी सूद नहीं पड़ती है। लगातार कब्जे वाले जमीन को नगर निगम खाली करवाने में बिल्कुल खाली नहीं करवा पा रही है। तो इसी को देखते हुए जैसी आज नगर निगम पार्षदों ने नगर निगम परिसर में नारेबाजी के साथ साथ धरना प्रदर्शन किया जी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि एक ज्ञापन नगर आयुक्त अभिषेक रोहिला को भी सौंपा गया। बिल्कुल। साथ ही साथ पार्षदों का कहना था कि निगम क्षेत्रों की जमीन पर भूमाफिया धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं और इसमें निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है जी। उनका कहना है कि निगम के कुछ अधिकारी और प्रशासन के द्वारा भूमाफियाओं को मदद दी जा रही है। और साथ ही साथ पार्षदों का कहना है कि करणपुर क्षेत्र में निगम की 4 बीघा जमीन है जिस पर भूमाफियाओं की है। इतना ही नहीं, इस भूमि पर बाकायदा निगम की मिली टैक्स भी दिया गया है जी। पार्षदों का कहना है और ग्रामीण क्षेत्रों की निगम की भूमि पर भूमाफियाओं की देहरादून पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है क्योंकि नगर निगम की लगभग जमीन पर भूमाफियाओं की नजर बनी हुई है। अधिकारी इस गड़बड़ झाले में भी शामिल लग रहे हैं। अधिकारियों से जब इसकी शिकायत की जाती है तो अधिकारी इससे मना कर देते हैं और जब इससे शिकायत करने के बाद कार्रवाई करने की मांग की जाती है तो अधिकारी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं। अभिषेक रोहिला ने, जैसा नगर आयुक्त जो अभिषेक रोहिला हैं, उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी पर भूमाफियाओं का कब्जा रहा है और इसको लेकर एक एप्लीकेशन भी दिया गया लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है जी। तो लगातार नगर निगम की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा इस तरीके से अवैध कब्जे को लेकर पार्षद काफी नाखुश हैं और चूंकि
पार्षदों को ही जवाब देना पड़ता है। लोकल एरिया में जो होते हैं उसमें पार्षदों की ही जवाबदेही होती है जी। यदि इन पर बात आ जाती है तो ये कुछ कह नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इसी सबको देखते हुए आज पार्षदों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और नारेबाजी की जा रही थी, वो भी नगर निगम के ही कार्यालय में। जी जी यशराज, इसके अलावा जिस तरीके से जानकारियां काफी लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन आप जो बता रहे हैं निगम के अधिकारियों की कुछ संलिप्तता इस मामले में हो सकती है, इसी वजह से चुप्पी साधे हैं। लेकिन जो पहला मामला संज्ञान में आया था जिस वजह से किसी भी पार्षद को जवाबदेह होना पड़ा, वो कब सबसे पहले संज्ञान में आया और तब से लेकर अब तक कितना टाइम पीरियड बीत चुका है? अब तक क्या किसी ने भी इसके बारे में एक सवाल भी नहीं पूछा आगे वाले अधिकारियों से? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह आज की घटना नहीं है, यह वर्षों से पहले की 5 वर्ष पहले की भी घटना है, उससे भी पहले की घटना है। यानी इसमें कोई सरकार ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार, या तो बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसा हो रहा है या तो कांग्रेस के बाद ऐसा हो रहा है। बहुत समय से भूमाफियाओं की नजर देश कीमती जमीन पर कड़ी हुई है और नगर निगम की जमीन को लेकर के उसमें छोटे मोटे घर बसा करके उसमें लोगों को दे करके अवैध रूप से उसका कब्जा कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई भी की जाती है, पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई में कुछ स्थानों को खाली भी करवाया गया, लेकिन जस का तस हो जाता है। खाली करवाने के बाद फिर से दोबारा धीरे धीरे करके उस जमीन पर बसा दिया जाता है। यानी कोई एक ठोस कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। पार्षदों का बार बार यह कहना था कि एक ठोस कदम उठाया जाए कि बार बार आप कब्जे वाले जमीन को आप छुड़ा लेते हैं, छुटकारा दिला देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से अवैध रूप से कब्जा हो जाता है। तो यह तो सही बात नहीं है। इसी को लेकर नगर निगम ने आज धरना प्रदर्शन कर पार्षद लोग बैठे थे। उनका बार बार इसी बात को लेकर उनका प्रश्न चिन्ह था कि आखिर ऐसा कब तक होते रहेगा, नगर निगम की जमीन को कब तक प्राइवेट रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व है वो करोड़ों रुपए कमाते हैं इससे। तो इस तरीके की लिपापोती, इस तरीके की मिली भगत और इस तरीके से कमाऊ नगर निगम की जमीन एक कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है, जिसको लेकर प्रशासन को बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन प्रशासन नगर निगम की जमीन को खाली कराने में बिल्कुल सुस्त दिखती है, उसकी कार्यवाही बिल्कुल नहीं दिख रही है। बार बार इससे पहले भी पार्षदों के द्वारा पुलिस को भी जानकारी दी गई थी, अभिषेक रोहिला जो है नगर आयुक्त, उनको भी जानकारी दी गई थी, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाया। लेकिन इस बार नगर निगम के पार्षदों को अभिषेक रोहिला ने आश्वस्त कराया है कि आपकी शिकायत पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और आपने जो शिकायत किया है उसके जल्द ही उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी व्यक्ति नगर निगम के जमीन पर कब्जा कर चुके हैं उन्हें हटा लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि संभव हो पड़ेगा तो नगर निगम के उस जमीन के चारों ओर बाउंड्री वॉल करके घेराबंदी भी कर दिया जाएगा। तो बहुत इस बार अभिषेक रोहिला ने जिस प्रकार से अपना सख्त रवैया अपनाया, सख्त रुख दिखाया, इससे जरूर कहीं ना कहीं यह स्पष्ट लगता है कि इस बार कोई सख्त कार्रवाई अभिषेक रोहिला के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए यशराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआ की प्रबंध कमेटी की समीक्षा बैठक में दुग्ध कार्यकलापों की समीक्षा हुई। दरअसल वर्तमान में बढ़ते दुग्ध मूल्य लागत के चलते 17 मार्च से ग्राम स्तर से दूध उत्पादकों से खरीदे गए दूध में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाए जाने के निर्णय किए गए हैं। पर्यटन सीजन को देखते हुए बाजार में लस्सी और आइसक्रीम को भी जल्द ही उतारने की तैयारी चल रही है। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि अपनी तरफ से पूर्णतया प्रयासरत है कि उपभोक्ताओं को अत्यधिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सके, साथ ही दुग्ध संघ के अंतर्गत स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा सके। प्रबंध कमेटी के समस्त सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो आगामी जो हमारा टूरिस्ट सीजन है इसमें हम लोग जो लस्सी है और आइसक्रीम इसको बाजार में उतारने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए हर साल आयोजित होने वाले अमर बहादुर मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया है। गढ़वाल स्पोर्ट्स क्लब और कॉस्को 11 की टीम के बीच फाइनल मैच हुआ। टॉस जीतने के बाद कॉस्को 11 ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पारी खेलते हुए गढ़वाल स्पोर्ट्स क्लब के 20 ओवर में 161 रन का लक्ष्य कॉस्को 11 की टीम को दिया गया।
कॉस्को 11 में 16 ओवर में 3 विकेट खोकर 162 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई ने विजेता टीम को आयोजकों की ओर से 21,000 रुपए की धनराशि का चेक और ट्रॉफी देकर उनकी हौसला अफजाई की, जबकि उपविजेता टीम को 11,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक सम्राट स्पोर्ट्स अकेडमी के अध्यक्ष दुर्गेश पुन ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराए जाते रहेंगे। बच्चों के प्रोत्साहित करने के लिए विजेता टीम को 21,000 की धनराशि आयोजकों के द्वारा दी गई। उप विजेता टीम को 11,000 की राशि आयोजकों के द्वारा दी गई। तो ये निश्चित तौर पे जो बच्चे खेलते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए आयोजकों के द्वारा ये धनराशि रखी रहती है, ताकि बच्चों को भी ये लगे कि हमने खेला है तो हमको प्रोत्साहित भी यहाँ पे किया गया। बिलासपुर के केलाखेड़ा में लंकुरा गांव में बन रही पशु बधशाला के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी के चलते ग्रामीण पशु बधशाला के विरोध में वो लोग इकट्ठे हुए। ग्रामीणों के एकत्रित होने की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस का बल तैनात नजर आया, जिसके बाद पशु बधशाला के निर्माण कार्य को प्रशासन ने रुकवा दिया। आपको बता दें कि केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में पशु बधशाला का निर्माण हो रहा है, जहां पशु बधचालक के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने लगातार विरोध किया है और इसी के चलते पशु बधशाला का निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना मिलने पर भारी संख्या में ग्रामीण एक बार फिर से ग्राम लंकुरा में एकत्रित हो गए। एक जब ये सड़क 12 फुट वो भी फॉलो नहीं है, पूरी बीच में रुक जाती है, जो सरकारी सड़क है उससे पीछे रुक जाती है और उसके बावजूद भी ऑर्डर दे दिया। जब ये 30 फुट सड़क नहीं है तो इसे रुकवाएं। अगर प्रशासन नहीं रुकवाता तो फिर हम रुकवाएंगे इसे। टहल जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाई है, जब 12 फुट है तो 30 फुट क्यों लगाई? मौके पे आकर जांच होनी चाहिए। ये प्रशासन की मनमानी जैसा एक षड्यंत्र दिख रहा है। यहाँ जनभावनाओं के साथ यदि खिलवाड़ होता है तो निश्चित रूप से ये 6 गांवों के साथ साथ आसपास के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर सभी जगहों से हमारे हिंदूवादी संगठनों के लोग इस काम के विरोध में यहाँ आपको तैनात दिखाई देंगे। हमने आज से बीते 2 दिन पूर्व भी आग्रह किया था और उप जिलाधिकारी महोदय से फ़ोन पर वार्ता हुई थी। क्षेत्र में जो क्षेत्राधिकारी महोदया हैं वंदना वर्मा जी, उनसे भी वार्ता हुई थी और उन्होंने ऐसी जानकारी दी कि ये विषय उच्च न्यायालय के माध्यम से उनके पास आदेश आया है और उस आदेश का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। हम उस बात को मानते हैं। नगर पंचायत केलाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ये गोट और सीप के लिए स्लॉटर हाउस बनना था, तो उसके संबंध में क्योंकि जो पार्टी है वो गई थी माननीय हाई कोर्ट गई थी। माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी सुनवाई की गई। तत्पश्चात एप्लीकेशन का निस्तारण किया गया था। तो आज जो पार्टी है उनके द्वारा यहाँ कार्य शुरू किया जा रहा था, उनके द्वारा पुलिस से सिक्योरिटी मांगी गई थी, तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ उपस्थित है। और अभी ये जो रास्ता गया है जहाँ प्रस्तावित स्लॉटर हाउस है वो रास्ता थोड़ा कंजस्टेड है, तो इन्होंने सुनने में आया कि इन्होंने एक दूसरे रास्ते का प्रयोग किया है। तो ग्रामीण जो लोकल ग्रामीण है वो सब काफ़ी विरोध कर रहे थे। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग। खबर अब उत्तरकाशी से, जहां एसडीआरएफ ने भागीरथी नदी की तेज धाराओं में फंसे एक वन्यजीव को रेस्क्यू कर सकुशल नदी से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार उत्तरकाशी मणिकर्णिका घाट के पास भागीरथी नदी की 2 धाराओं के बीच टापू पर एक हिरन का बच्चा फंस गया था। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ उत्तरकाशी की टीम मौके पर पहुंची और नदी में फंसे वन्यजीव को नाव से रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकालकर वन विभाग को सौंप दिया। सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र के साथ सहयोगी संगठनों की ओर से वनाग्नि को रोकने हेतु चलाई गई जागरूकता यात्रा थराली में समाप्त हुई। समापन गोष्ठी में बद्रीनाथ वन विभाग के डीएफओ सर्वेश दुबे, थराली नगर पंचायत के अध्यक्ष दीपा देवी भारती समेत मध्य पिंडर रेंज और अलकनंदा रेंज थराली के वन क्षेत्राधिकारियों ने शिरकत की। सीपी भट्ट पर्यावरण विकास केंद्र के वक्ताओं ने पर्यावरण सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें वनाग्नि के कारणों, इसकी रोकथाम को लेकर लोगों से बातचीत की, उनकी राय ली। इसमें सामने आया कि 95% वनाग्नि के मामले मानव जनित होते हैं। उन्होंने कहा कि वनों को आग से बचाने हेतु सभी के सामूहिक प्रयास जरूरी है।
हमारी जो यात्रा थी चिपको के बाद फिर यही पुकार जंगल नहीं जलेंगे अब के बाद। इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत जैसे कि पता है कि आज से 50 वर्ष पूर्व चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा ही पुनः अपने जंगलों को बचाने के लिए यह एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है कि जो चिपको की एक पीढ़ी जो आज से 50 साल पहले थे वो अब उम्र के इस अवसान की ओर है कि उनके द्वारा जो प्रयास उस वक्त किए गए थे वो अब उन्होंने नई टीम को अपना जो दायित्व है वो सौंपा है और इसी की प्रेरणा और खासकर उन्हीं के मार्गदर्शन में श्री चंद्र प्रसाद भट्ट जी की यह यात्रा की जा रही है। संरक्षण के द्वारा आज यहाँ पे नगर पंचायत में बैठक रखी गई जिसमें नगर पंचायत द्वारा अपना पूरा सहयोग दिया गया और काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और उन्हें ये बताया गया कि जंगल में आग कैसे रोकना है और उसमें जो आग लगाई जाती है तो उसमें काफ़ी विषैले पदार्थ जलते हैं जिसमें जो है मनुष्य को काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरीके से इस हरकत को रोकने के लिए हम लोगों ने एक बैठक रखी और जन जागरूकता अभियान हम लोगों द्वारा निकाला गया, ऐसा शपथ हमने ली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बसंत के आगमन के साथ मनाए जाने वाले फूलदेई लोक पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान लाल पीले फूलों और चावल के साथ घर की देहरी की पूजा की जा रही है, तो वहीं इसको लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई काफी पारंपरिक पर्व है जिसका सीधा प्रकृति से जुड़ाव है। सर्दियों के मौसम के बाद जब ऋतुराज बसंत का आगमन हो जाता है तब फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।